हजारों की तादाद में मौजूद जनसावंगी के बुजुर्ग नौजवान साथी, माएँ और बहनें, सुषमा ताई जी की उनका शानदार भाषण, राजेश भैया टोपे जी, निसार देशमुख जी, मिलिंद अवहार जी, नासिर खान साहब, ख्वाजा भाई, इब्राहिम पठान साहब, अमोल टोपे जी, अकरम बागवान साहब, मोइन इनामदार साहब, समद बागवान साहब, हैदर अली, अरशद बागवान, नाजिम साहब। पिछले 3 घंटे से आप भाषण सुन रहे हैं। मैं पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ हूँ और कोशिश करूंगा कि थोड़ी देर आपसे शायरी की जबान में भी बात करूं और थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू भी करूं। बड़ी तादाद में जब बाईं तरफ, सामने, दाईं तरफ, पीछे छतों तक लोग बैठे हुए हैं। जालना बहुत दिनों बाद आना हुआ है और घनसावंगी तो पहली बार आया। चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। आने वाली 20 तारीख को आपको ईवीएम की कतारों में खड़ा होना है और न सिर्फ घनसावंगी के भविष्य का फैसला करना है, बल्कि महाराष्ट्र के भी भविष्य का फैसला करना है। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। यहाँ किसान बड़ी तादाद में बैठा है, नौजवान बड़ी तादाद में बैठा है। मेरा सौभाग्य ये भी है कि मैं आपका खासदार हूँ। मैं राज्यसभा में आपका प्रतिनिधित्व करता हूँ, महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ। ये मेरे लिए गर्व की बात है। मैं राजेश टोपे जी को सुन रहा था, जिस तरह से उन्होंने सभी समाजों को जोड़ करके अपनी बात रखी। इस दौर में ऐसे राजनेताओं की बड़ी जरूरत है। वो माइक पर खड़े थे, बोल रहे थे और मुझे अशोक साहिब का शेर याद आ रहा था कि मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूँ, मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए। मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा। मैं आज राजेश भैया टोपे के लिए आपसे अपील करने आया हूँ और सामने बड़ी तादाद में मैंने कहा कि गांव से आए हुए लोग बैठे हुए, भोले भाले लोग बैठे, हर समाज के लोग बैठे। कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिख, कौन दलित, कौन ईसाई, इस भीड़ में आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव। दिल्ली में बैठा हुआ हाकिम ये सोचता है कि महाराष्ट्र को दिल्ली के रिमोट से चलाएगा, लेकिन ये महाराष्ट्र है, ये वीर शिवाजी महाराज की भूमि है, ये बाबा साहब अम्बेडकर की भूमि है, ये अपनी असलता के लिए लड़ने वाली धरती है। ये कभी ये स्वीकार नहीं कर सकती कि कोई दिल्ली में बैठ के इसे संचालित करे। ये चुनाव इस बात का चुनाव है कि महाराष्ट्र के लोग चलाएंगे या गुजरात और दिल्ली के लोग चलाएंगे, इस बात का चुनाव है। घनसावंगी वालों, राजेश टोपे जी ने आपके लिए क्या क्या काम किए हैं वो गिनाने लगूंगा तो फहरिस्त बहुत लंबी है। मैं तो आपको समझाने आया हूं और खास तौर से मेरे अपने समाज के जो लोग हैं उनसे भी थोड़ी देर गुफ्तगू करने आया। और एक इंसान जो आपका स्वास्थ्य मंत्री था, हेल्थ मिनिस्टर होते हुए, उसने ये नहीं पूछा कि किसका मजहब क्या है, किसकी जात क्या है, उसने ऑक्सीजन बांटा, उसने दवाइयां बांटी, अपनी जान की परवाह नहीं की। लेकिन उसी दौरान दिल्ली में एक षड्यंत्र रचा जा रहा था कि किस तरह से महाराष्ट्र की सरकार को लूटा जा सकता था। ये जो महायुति की सरकार है, धोखेबाजों और धोखेबाजों की सरकार है।
और अब वो आपके बीच में आए हैं फिर से वोट मांगने के लिए, तो फिर आपको तो ये उनसे कह ही देना है कि उड़ान वालों, उड़ानों के वक्त भारी है। मैंने सुना है नाम भी यही है, उड़ान वालों, उड़ानों के वक्त भारी है, परों के आपके नहीं हौसलों की बारी है। उड़ान वालों, उड़ानों के वक्त भारी है, परों के आपके नहीं हौसलों की बारी है। और दुआ करो कि सलामत रहे इनकी हिम्मत, यही चराग कई आंधियों को खाली है। एक ऐसा दौर जब अच्छे बिक गए, एक ऐसा दौर जब अच्छों ने समझौता कर दिया, एक ऐसा दौर जब बड़े दलों ने घुटने टेक दिया, तब पूरे मराठवाड़ा ने देखा, पूरे महाराष्ट्र ने देखा कि एक इंसान जिसका नाम राजेश भैया टोपे है, उसने कहा कि मिटना कबूल है लेकिन झुकना कबूल नहीं है। ऐसे में भैंसावंगी वालों, निष्ठा का कोई मोल तो होता है, न समझौता करने का कोई मोल तो होता है, खुददारी का मोल होता है, गद्दारी का मोल नहीं होता। एक तरफ गद्दार खड़े हैं, एक तरफ खुददार खड़े हैं, एक तरफ नारा लगाने वाले लोग हैं कि कटोगे बटोगे, भैंस छीन लेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये छीन लेंगे, वो छीन लेंगे, और एक तरफ महाविकास आघाड़ी क्या कह रही है कि हम आएंगे तो गारंटी दे रहे हैं कि नौजवानों को रोजगार देंगे, 25 लाख रुपए का हेल्थ बीमा देंगे, टिकट नहीं कटवाना पड़ेगा, फ्री यात्राएं दी जाएंगी। हम नफरत की बात नहीं कर रहे, हम विकास की बात कर रहे हैं, हम किसानों के लिए योजनाएं लेके आने की बात कर रहे हैं। ये महाराष्ट्र का है। मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर के जब महाराष्ट्र के लिए आवाज उठाई तो ये बात पार्लियामेंट में कोर्ट की थी कि 2014 में प्रधानमंत्री जी यवतमाल के दाभरी गांव गए थे और वहां खड़े होकर के महाराष्ट्र के किसानों को अच्छे दिन लाने का उन्होंने सपना दिखाया था। लेकिन अब तो शायद उन्हें याद भी नहीं है कि उसी यवतमाल में पिछले 6 महीने में 132 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। हमारी आंखों में उन 700 किसानों की शहादत है जो सिंधु बॉर्डर पर बैठे हुए देश के प्रधानमंत्री से ये कहते रहे कि ये कृषि काले कानून वापस ले लीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी किसानों को शहीद होते देखते रहे। जब 700 जानें कुर्बान हो गई तो एक दिन उन्हें ख्याल आया कि ये कृषि कानून गलत है, इन्हें वापस ले लेना चाहिए। उन 700 किसानों की शहादत का बदला लेने का चुनाव कीजिए। इसलिए मैं आपके बीच में खड़ा होकर के आपसे अपील कर, ये बड़े साजिश करने वाले लोग, बड़े धोखेबाज लोग हैं। ये नारा कुछ और लगाते हैं, बातें कुछ और कहते हैं, करना कुछ और होता है। यहाँ बड़ी तादाद में हमारे दलित भाई बैठे हैं। मैं आपको याद दिलाता हूँ, उत्तर प्रदेश में गांव है हाथरस, जहां एक दलित विद्या के साथ बलात्कार किया गया और रात के 2 बजे उसकी लाश को बिना परिवार की मर्जी के जबरन जला दिया गया। पूरा देश उठा। लेकिन मैं सैल्यूट करूंगा अपने नेता राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को, कि वो 44 डिग्री टेम्परेचर में दिल्ली से जब हाथरस के लिए निकले कि हमें उस दलित परिवार से मिलना है, तो उत्तर प्रदेश की भाजपा की पुलिस ने यह कहा कि आपकी गाड़ियां आगे नहीं जा सकती। मैं साथ में था, मैं गवाह हूं इस बात का। राहुल गांधी ने कहा आप हमारी गाड़ियों के टायर रोक सकते हैं लेकिन हमारे कदमों को नहीं रोक सकते। वो पैदल चल रहे हाथरस के लिए 44 डिग्री टेम्परेचर में। मेरे भाई, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इसलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं कि वो आपको बांटने के लिए जितने हथकंडे हो सकते हैं वो उतने हथकंडे अपनाएंगे, लेकिन आपको होशियार रहना है। वो तो ऐसे लोग हैं कि भाई को भाई से लड़ा दे। गांव में एक गुट किसी के साथ है तो वो कोशिश करते हैं कि दूसरे गुट को कैसे खरीद कर अपने साथ किया जा सके। लेकिन आपको एक चीज याद रखना है, भैंसावंगी वालों, मराठवाड़ा वालों, मेरी एक बात
बात को याद रखना, घर लेके जाना इस बात को कि जब जंगल में आग लगती है तो न वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, और न वो बांस बचते हैं जिनकी आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा होती है। इस बात को याद रखना। ये बहुत शातिर लोग हैं, खतरनाक लोग हैं। ये चुनाव सिर्फ एक विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये चुनाव इस बात का चुनाव है कि ये देश डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा या किसी की तानाशाही से चलेगा। ये इस बात का चुनाव है। इसी महाराष्ट्र में देखा कि किस तरह से पहले साजिश करके चलती सरकार तोड़ी गई और उसके बाद फिर सबने देखा कि सरकार तोड़ने से सुकून नहीं मिला तो शिवसेना का चुनाव निशान छीना गया। जब उन्हें उससे भी सुकून नहीं मिला तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव निशान घड़ी छीन ली गई। लेकिन भाजपा वालों, आप ये भूल गए कि आप घड़ी तो छीन सकते हो, अच्छा समय नहीं छीन सकते हो। वो अभी भी महाविकास अघाड़ी के पास है। मैं पहली बार आपके बीच में आया, मैं शायरी भी सुनाऊंगा, मैं थोड़ी थोड़ी आपसे गुफ्तगू भी करूंगा। मैं तो पार्लियामेंट में खड़ा होता हूँ ना तो प्रधानमंत्री जी बड़ी अचरज भरी नजरों से देखते हैं और मैं वहां खड़ा होता उनसे पूछता हूँ कि मैं उनको बस उनके वादे याद दिलाता हूँ। उन्होंने वादा किया था नारे लगा बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। तो मैं उनसे कहता हूँ प्रधानमंत्री जी याद है ये नारा, मैं भूल गया। 2014 में उनका नारा था बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, और फिर हुआ क्या? जो पेट्रोल डीजल 58 रुपए लीटर था वो कहां पहुंच गया? 100 रुपए के पास पहुंच गया। वो गैस का सिलेंडर जो 400 रुपए का था वो 1000 के पार पहुंच गया। अरे भाजपा की सरकारें वो सरकारें हैं, महायुति की सरकार वो सरकार है जो फिल्में तो टैक्स फ्री करती है लेकिन कफन पर जीएसटी लगाती है। कफन पर टैक्स लेने वाले लोग होंगे, इसलिए इनके झांसे में नहीं आना। मैं इन दिनों पूछता हूं, उनको वो नारा याद दिलाता हूं, उनको वो भाषण याद दिलाता हूं कि भाइयों बहनों, देश के खजाने की चाबी मुझे सौंप दो, मैं देश नहीं लूटने दूंगा, चौकीदारी करूंगा। तब मैं उनसे पूछता हूं कि कहां सोया है चौकीदार? मुझे लगना चाहिए कि मैं जिंदा इन लोगों के बीच में खड़ा हूं, मुझे लगना चाहिए कि मैं उसी टेलर के बीच खड़ा हूं जिसकी प्रशंसा हम सुनते हैं। एक चीज जान लीजिए, चुनाव जो है ना वो सिर्फ खामोशी से नहीं लड़ा जाता, हौसले से लड़ा जाता है। आज की इस रैली में वो लोग आए भले ना, लेकिन लाइव देख रहे होंगे तो ये भी तय है कि आज नींद नहीं आएगी। तो मैं चाहता हूं कि आपका जो जोश है ना वो पूरे महाराष्ट्र में जाए, ताकि ये तोड़ फोड़ की राजनीति करने वाले धोखेबाज हैं, इनको सबको ये महसूस हो कि हाँ अब मराठवाड़ा की जनता और खासतौर से घनसावंगी की जनता जागरूक हुई है और एकजुट हुई है महाविकास अघाड़ी के लिए, एकजुट हुई है राजेश टोपे जी के लिए। ये कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार? अगली लाइन तक तैयार है। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार? विजय के नीचे से हो गया करार, कहां सोया है चौकीदार? बहुत समझदार हो गया, आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। चौकीदार नाम लो, आप समझ पाते हैं कि किसके बारे में बात हो रही है। मैं सलाम करता हूँ आपकी सोच को, आपकी जिंदादिली को, आपकी जागरूकता। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार? गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां चौकीदार? चाय
खड़ा होता हूँ, बस चाय बोलता हूँ, लोगों को स्वाद आ जाता है। ये कमाल है भाई आप लोगों का। मैं हैदराबाद की मोहब्बत को सलाम करता हूँ कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है बताइए। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। और महाराष्ट्र वालों आपके साथ में अलग तरह का सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, अलग तरह। ये महाराष्ट्र की भूमि है। नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। दुगनी तो छोड़िए, आधी हो गई कि नहीं हो गई? वादा किया था कि नागपुर में एयरपोर्ट के पास एयरबस की फैक्ट्री लगाई जाएगी। जानते हैं क्या किया? उसे गुजरात से चले गए। गुजरात से चले गए। मैं यहाँ खड़ा होकर के सीधे सीधे बात कर रहा हूँ कि नागपुर में लगने वाली एयरपोर्ट के पास लगने वाली एयरबस की फैक्ट्री गुजरात क्यों लेके चली गई भारत सरकार? जवाब दे। ये महाराष्ट्र के लोगों के साथ सौतेला व्यापार है। महाराष्ट्र में कौन की फैक्ट्री लगी? वो भी गुजरात लेके चले गए। गुजरात लेके चले गए। ये महाराष्ट्र के साथ सौतेला व्यवहार है। 10 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र से छीन कर दूसरे राज्यों को दिया गया। 20 तारीख आपके साथ में हर सौतेले व्यवहार का बदला लेने की तारीख है। आपको ध्यान रखना है कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगली पंक्ति में नाम आने जा रहा है, उस पर दिल में थोड़ा सा गुदगुदी हो ना तो तालियों में महाराष्ट्र वाले। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी, जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहाँ सोया है चौकीदार? विजय कहाँ सोया है चौकीदार? कहाँ सोया है चौकीदार? अभी इस बार महाराष्ट्र में तो भाषण करे थे, प्रधानमंत्री करे थे, बताओ कांग्रेस वालों 70 साल का हिसाब। अरे मैं यहाँ खड़ा होकर कहता हूँ कि भाजपा वालों, जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। हिसाब तो आप दीजिए। जनसामान्य वालों 10 साल में रेलगाड़ी से बैलगाड़ी पहुंचा दिया है। इसलिए होशियार समझदार रहिए। अगर 70 साल में मिल गए होते तो ये मानव से आदिमानव बना देते हैं। इसलिए बहुत समझदार रहने की जरूरत है। आपसे बस इतना अपील कर रहा हूँ, ये चुनाव बहुत जरूरी चुनाव। मैं हजारों किलोमीटर दूर से चल करके आपके सामने दामन फैला के कहने आया कि मैं महाराष्ट्र के जितने इलाकों में जा रहा हूँ, महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने जा रही है। और राजेश टोपे जी का शरद पवार जी से कितना निष्ठा का संबंध है, आज सारे लोग जानते हैं। पिछली बार जिस तरह से इन्होंने महाराष्ट्र की सेवा स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए की है, हेल्थ मंत्री रहते हुए की है,
अंदाजा लगाइए कि इस बार सरकार बनेगी तो ये और कितना ताकतवर होकर के आपके सामने लौट के आएंगे। तो आप 20 तारीख को घरों से बाहर निकलना, ईवीएम की कतारों में लगना, तो ये मत सोचना कि आप सिर्फ एक आमदार चुनने जा रहे हो। आप आने वाली सरकार का एक बहुत ताकतवर मंत्री चुनने जा रहे हो। यहाँ बड़ी तादाद में हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, मां कहने बैठी है, मेरी आवाज गाँव महीने तक जा रही है। मैं सबसे अपील करते हुए ये कह रहा हूँ, भाजपा की सरकार में, शिंदे की सरकार में, यहाँ जो प्रत्याशी है उनको देख लीजिए, कोई यहाँ से उछल कूद करके वहां गया, कोई एक पार्टी से उछल कूद करके अपक्ष लड़ रहा, लेकिन चट्टान की तरह एक आदमी खड़ा है जिसका नाम राजेश भैया टोपे है, वो कल जहां था वहीं खड़ा है, क्योंकि हल्की फुल्की आंधियों से जो मजबूत दरख्त हैं वो उखड़ते नहीं है, वो हिलते नहीं है। इसलिए मेरे भाई पिछले कई वर्षों से आपकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, आपका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। मैं अपने समाज के लोगों से विशेष तौर पर एक बात कहना चाहता हूँ कि वो अपने कराए हुए काम को आपको गिरा ही रहे, वो चाहे उर्दू मदरसों को मंजूरी हो या कब्रिस्तानों के बाद कंपाउंड हो या फिर अम्बट मदरसे को अमदार फंड से पीने के पानी के पीने की पाइपलाइन हो या शादी खाना हो या फिर अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए तंत्र निकेतन महाविद्यालय में स्पेशल कोटा हो। ये जो काम है करते हुए उन्होंने ये नहीं कभी सोचा कि कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिख, कौन ईसाई। ऐसे में हमारी आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। इस चुनाव में अपना एक भी वोट कहीं इधर उधर देने का मतलब है सीधे भाजपा को फायदा पहुंचाना। मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं, ये आपसी मनमुटाव, आपसी गुटबाजी, ये घरों में रखिए। सियासी फैसले आपसी गुटबाजी और आपसी मनमुटाव से नहीं होते हैं, उसके लिए दूरंदेशी रखनी पड़ती है, दूर तक सोच कर चलना पड़ता है। सिर्फ आमदार चुनने के लिए वोट नहीं देना है, महाराष्ट्र में सरकार बदलने के लिए वोट देना है, इसलिए घरों से बाहर निकलना है। और एक चीज ध्यान दीजिए, जब तक सारे समाज एकजुट नहीं होते हैं तब तक कोई बदलाव नहीं हो सकता। तो वो चाहे किसान भाई हो, चाहे दलित भाई हो, चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज के लोग हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, मैं सबसे अपील करता हूँ कि इस बार 20 तारीख को घरों से बाहर निकलिए और राजेश भैया टोपे जी के लिए अपना दिल खोल करके 3 नंबर का जो बटन है ना, ये जो तुतारी है ना, जब तुतारी बजती है ना, जब बिगुल बजता है, जब नगाड़ा बजता है ना, तो गद्दार कहां चले जाते हैं पता भी नहीं चलता है। तो चुनाव निशान भी अच्छा है, इस चुनाव निशान को याद रखिए, घर से बाहर निकलिए और अपना एक वोट लेकर के राजेश भैया टोपे के लिए 3 नंबर वाला जो ईवीएम का बटन है वो बटन दबाइए, इन्हें जिताइए। और एक बात ध्यान में रखिएगा, आपका राजेश भैया टोपे को दिया गया एक वोट सिर्फ राजेश भैया टोपे को नहीं मिलेगा, मोहब्बत के उस मसीहा को भी मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी। आपका दिया गया एक वोट इस देश में दलितों की सबसे बड़ी आवाज कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भी मिलेगा। आपका दिया गया एक वोट उद्धव साहब ठाकरे को भी मिलेगा। आपका दिया गया एक वोट शरद पवार जी की जो 50 साल की राजनीति है उसकी निष्ठा का सबसे अच्छा समर्पण होगा। आपका दिया गया एक वोट आपके इस बेटे, आपके भाई इमरान प्रताप गढ़ी के आपका एहसान होगा। ये अपील करने के लिए आपके बीच में आया हूं और आपको ये कहता हूं कि आप उन्हें जिता करके असेंबली में पहुंचाइए। ये असेंबली में आपके मुद्दों पर लड़ेंगे और मैं देश की पार्लियामेंट में खड़े होकर के आपके मुद्दों पर लड़ूंगा। एक जिताइए, एक साथ में फ्री पाइए, इससे अच्छा ऑफर क्या हो सकता है। आमदार जिताइए,
खासदार फ्री में मिल रहा है। ये यहाँ लड़ेंगे, मैं वहां लड़ूंगा। मुंबई से लेकर के दिल्ली तक घनसावंगी के लोगों की लड़ाई को हम लोग कमजोर नहीं पड़ने देंगे। 500 किसी ब्लॉक में, किसी पंचायत में अगर कहीं बर्बाद हो जाता है तो उसका भी फायदा उन्हें मिलता है। इसलिए एक भी वोट बर्बाद नहीं करना है, ये सोच बना करके घरों से बाहर निकलना है। इन्होंने उस दौरान जिंदगी में मां से बढ़ के तो कुछ नहीं होता ना, कुछ नहीं, कोई कामयाबी, कोई पद, कोई शोहरत, कोई दौलत मां से बढ़ के नहीं है। वो भी कुर्बान हो गया, वो भी इनसे बिछड़ गई। उस कुर्बानी का तो कोई मोल नहीं हो सकता ना, उस समर्पण का तो कोई मोल हो ही नहीं सकता। लेकिन ये व्यक्ति फिर भी आपकी सेवा करता रहा। और आज जब चुनाव के मुहाने पर महाराष्ट्र खड़ा है, घनसावंगी खड़ा है, तो अगर ऐसे सेवा करने वाले लोगों को भी अगर लोगों के बीच में जाके दामन फैलाना पड़े तो मुझे लगता है ये उस प्रेम का अपमान होगा जो आप अपने निष्ठा करने वाले नेताओं से करते हैं। मैं रखता हूं इस बात पे ईमान के मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। तो मैं इस भाई के लिए अपना दामन आपके बीच में फैला करके खड़ा हूं कि कोरोना में किए गए इनके काम जो थे ना, अभी उनकी यादें ना तो भूली हैं, ना इनकी मेहनत का वो पसीना सूखा है। 20 तारीख वो दिन है कि जब आप घरों से बाहर निकलेंगे और अपना एक एक वोट, वो किसी भी समाज के लोग हो, अपना एक एक वोट राजेश भैया टोपे को दे के आएंगे। और जिन्हें लगता है कि साजिश करके राजेश भैया का नुकसान कर लेंगे, उन्हें बताया जाए कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। इससे अच्छी तस्वीर कोई नहीं हो सकती। जो बांटने की बात करने वाले लोग हैं अपने मफाद के लिए, उन्हें बताओ कि इमरान प्रतापगढ़ी, राजेश टोपे या फिर सुषमा ताई, ये इनका धर्म अलग अलग हो सकता है, जात अलग अलग हो सकती है, लेकिन ये इंसानियत और मानवता के रिश्ते से एक हैं और इनका काम सिर्फ जनता की सेवा करना है। मैं सबसे ये अपील कर रहा हूं और मैंने बड़ी मजबूती के साथ राजेश भैया का हाथ पकड़ा है। ये गठबंधन बड़ा मजबूत है, कोई पैसा, कोई साजिश इसे तोड़ नहीं सकती, इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं मेरे भाई, अच्छा इसे फिर से सुनाना है, अच्छा फिर से सुनाना पड़ेगा, अच्छा। दायरे में सिमट के आएगा, मैंने कहा ना, ये जो आएंगे आपको धमकाने की कोशिश करेंगे, खरीदने की कोशिश करेंगे, बांटने की कोशिश करेंगे, उनसे कहना है कि जुल्म करती ये जवानी भी नहीं मांगोगे, जुल्म करती ये जवानी भी नहीं मांगोगे, खून में अपने रवानी भी नहीं मांगोगे। मेरे मिट्टी के घरों पे बरसने वालों, मैं जो गरजूंगा तो पानी भी नहीं मांगोगे। दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। अगले पंक्ति पे यहाँ मौजूद है कि हाथ हवा में उठेगा कि आंधियों को जरा खबर कर दो। देखिए ताई
माला पहना दी और मुझे लगता है कि ये माला जो है वो जीत की है, तो इसके असली हकदार जो है वो राजेश भैया हैं। मैं पढ़ता हूँ पंक्तियां कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा, आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। उठाइए अपना एक एक हाथ और मुझे भरोसा दिलाइए कि आने वाली 20 तारीख को अपने घरों से बाहर निकलोगे और अपना एक एक वोट तुतारी के निशान पर 3 नंबर बटन दबा कर देते आओगे। मेरे आने को मायूस नहीं करोगे ना? राजेश भैया को जिताओगे ना? राजेश भैया को जिताओगे ना? महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाओगे ना? महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाओगे ना? एक एक साथी से अपील करता हूं और वादा करता हूं आपसे मेरे भाई कि 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा। 23 नवंबर के बाद मैं आपका शुक्रिया अदा करने एक बार फिर इसी मैदान में आऊंगा और जितनी देर आप चाहेंगे उतनी देर आपको शायरी सुनाऊंगा। बहुत